नमस्कार दोस्तों, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभाग या भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में, जिसमें हमने उनका वर्गीकरण करते हुए राजस्थान के स्थलाकृतिक स्वरूपों का या भौतिक विभागों का उच्चावच के आधार पर, वहाँ की स्थलाकृति के आधार पर इन स्थलाकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसमें हम पिछली क्लास में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। इनको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो 2 भागों में भी बांटती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग शुष्क प्रदेश और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच का जो भाग है वह अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम पहले शुष्क प्रदेश इसके उपभागों की चर्चा करने से पहले देखते हैं कि पश्चिम में जो रेतीले मैदानी प्रदेश में पवनों के निक्षेपात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप विविध प्रकार के बालू का स्तूप बन जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। एक एक करके हम उन बालू का स्तूपों के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये पवनों के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप लंबे, स्थिर एवं क्या होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लंबे, स्थिर एवं गहरे होते हैं ये पवनों के समानांतर। ठीक है, यहाँ पर पवनों की गति होती है, उसी प्रकार से पवनों के समानांतर ये यहाँ पर जो स्तूप बनते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवनों के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप लंबे, स्थिर एवं गहरे होते हैं। ठीक है, तथा दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यह पवनों के समकोण पर बनने वाले ये बालू का स्तूप क्या होते हैं, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बरखान। बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, बरखान बालू का स्तूप, इसे अर्धचंद्राकार आकृति के ये बालू का स्तूप सर्वाधिक विनाशक होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में चलती है, जहाँ पर ये बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर पवनें समकोण पर पवनें चलती है। ठीक है, पवनों की दिशा। ठीक है, और इसके कारण से ये आधे चांद के रूप में यह आकृति बनती है। ठीक है, ये सींगनुमा स्थलाकृति इसमें निकल जाती है दोनों तरफ ये। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है, तो यह है पवनों की दिशा के समकोण पर। ठीक है, यह समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, ये क्या होते हैं, चंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में बन जाते हैं। तो इस प्रकार के स्थल रूप या स्तूप क्या कहलाते हैं, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदानी प्रदेश में बनने वाले प्राकृतिक जलाशय। ठीक है, ये तो कुछ स्तूप थे। मुख्य रूप से पवनों के द्वारा जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है, जो बालू का स्तूप बनते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है, इसी प्रकार से पवनें जब अलग अलग दिशाओं से चलती है तो तारा बालू का स्तूप भी बनते हैं, पैराबोलिक वाला बालू का स्तूप। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के बालू का स्तूप महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट
कि इन पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदानी प्रदेश में बनने वाले प्राकृतिक जलाशय, ठीक है, प्राकृतिक जलाशय भी बनते हैं यहाँ पर बालू का स्तूपों के अलावा। प्राकृतिक जलाशय, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले टाट या रन, ठीक है, टाट या रन, ये बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल के भरने से बनी अस्थायी झीलें होती है जिन्हें टाट या रन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बालू का स्तूपों के मध्य जो झीलें बनती है, ठीक है, इन बालू का स्तूपों के मध्य यहाँ पर जल भर जाने से जो अस्थायी झीलें बनती है, ठीक है, वह अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? टाट या रन, ठीक है। दो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल के भरने से बनी अस्थायी झीलें ही क्या कहलाती है? टाट या रन कहलाती है, ठीक है। दूसरा है बालसन। बालसन यह क्या होते हैं? शुष्क प्रदेशों में पर्वतों व चट्टानों से बहकर आए जल के एकत्रित होने से बनी झीलें बालसन कहलाती है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र या कोई चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से यहाँ से वर्षा का जल आता है, ठीक है, यहाँ से जब वर्षा का जल आता है पर्वतीय क्षेत्रों से, चट्टानी क्षेत्रों से बहकर के वर्षा का जल आता है और एक क्या हो जाता है? जल एकत्रित होने से, ठीक है, यहाँ पर जल एकत्रित होने से बनी हुई झीलें वो क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि शुष्क प्रदेशों में पर्वतों एवं चट्टानों से बहकर आए जल के एकत्रित होने से बनी झीलें बालसन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में है प्लाया झीलें। प्लाया झीलें जो कि खारे पानी की झीलें होती है। देखिए प्लाया, ठीक है, प्लाया शुष्क क्षेत्रों में पवनों के अपर्दन से निर्मित गर्तों में, शुष्क क्षेत्रों में पवनों के अपर्दन से निर्मित गर्तों में, जैसे कि पवनों के अपर्दन से कोई गर्त बन गया, ठीक है, पवनों के अपर्दन से निर्मित गर्तों में जल के भरने से बनी झीलें प्लाया झीलें कहलाती है। यहाँ पर जल के भरने से जो झीलें बन जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्लाया झीलें कहलाती है, ठीक है, प्लाया कहलाती है, जो लवणीय झीलों में भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, प्लाया, ठीक है, ये क्या है? लवणीय झीलों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है खड़ीन। खड़ीन देखिए भूमि के स्वाभाविक निचले ढालों में वर्षा जल के एकत्रित होने से खड़ीन बनती है, ठीक है। भूमि के स्वाभाविक रूप से निचले ढालों में वर्षा जल के एकत्रित होने से क्या बनती है? खड़ीन बनती है, जो कि शुष्क कृषि के लिए भी उपयोगी होती है, ठीक है। शुष्क कृषि, वर्षा नहीं होने पर शुष्क कृषि के लिए भी उपयोगी होती है खड़ीन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा रेखा के आधार पर पश्चिम के रेतीले मैदानी प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो शुष्क प्रदेश, तथा जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये तो है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है।
जिनको कौन सी रेखा बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 उपभागों में बांटती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पहले शुष्क प्रदेश। सबसे पहले है शुष्क प्रदेश। ठीक है, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेशों में फलोदी, पोकरण, मोहनगढ़ के मध्य का भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, जबकि शेष भाग महान मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। इस शुष्क प्रदेश में जो फलोदी, जैसलमेर का पोकरण एवं मोहनगढ़ के मध्य का जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मध्य का जो भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तथा शेष भाग महान मरुस्थलीय प्रदेश या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में आता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले शामिल हैं, ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद में सेकंड है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, सेकंड अर्ध शुष्क प्रदेश। यहाँ पर जलीय स्रोत के आधार पर इसे अर्ध शुष्क प्रदेश को फिर पुनः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। अर्ध शुष्क प्रदेश को जलीय स्रोत के आधार पर पुनः निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला घग्गर बेसिन, ठीक है, पहला घग्गर बेसिन। दूसरा है लूनी बेसिन, ठीक है, दूसरा लूनी बेसिन और तीसरा है नागौर की उच्च भूमि, ठीक है, शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश। शेखावाटी एवं शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश। नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश, ठीक है। जल स्रोतों के आधार पर इन्हें अर्धशुष्क प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है: घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश, ठीक है। कई जगह पर इन्हें 4 भागों में भी बांटा गया है: घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे घग्गर बेसिन की, या घग्गर नदी का मैदान या घग्गर का मैदान, ठीक है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की यह सबसे लंबी नदी है। घग्गर राजस्थान की अंतः प्रवाह की, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तथा यह हिमालय का जल लाने वाली यह नदी शिवालिक पहाड़ियों कालका हिमाचल प्रदेश से निकल करके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी से, ठीक है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये? हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ से
कालका की पहाड़ियों से निकल कर के यह नदी क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद में कहाँ पर, पंजाब हरियाणा में बहने के बाद, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा में बहने के बाद हनुमानगढ़ जिले के यहाँ टिब्बी, ठीक है, इस स्थान पर टिब्बी है। टिब्बी में यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा हनुमानगढ़ में भटनेर, ठीक है, भटनेर का जो किला है, भटनेर सूरतगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ में बहने के बाद पाकिस्तान में हकरा के नाम से बहते हुए फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है। यह हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है, फोर्ट अब्बास तक, और इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में हकरा के नाम से बहते हुए फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है, तथा श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में इस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश व इसे मृत नदी कहा जाता है, ठीक है। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, नाली प्रदेश के नाम से, नाली प्रदेश के नाम से, ठीक है, तथा इसे मृत नदी भी कहा जाता है, इसे मृत नदी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसे प्राचीन वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी है, ठीक है, उसी का रूप माना जाता है, ठीक है, सरस्वती नदी का, प्राचीन सरस्वती, प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी का ही रूप माना जाता है, ठीक है। घग्गर नदी को ही प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में यह सरस्वती नदी के, पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी के भूमिगत 5 प्रवाहों का पता चलता है। प्रमाण के तौर पर हम देखें तो सेवण घास पट्टी, लाठी सीरीज, चांदन, जो जैसलमेर में चांदन नलकूप है, ठीक है, चांदन नलकूप में मीठे पानी के स्रोत जो कि थार का घड़ा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वो जैसलमेर में मिलते हैं, जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह वास्तविक रूप से प्राचीन सरस्वती नदी के ही क्या हैं, उसी का रूप मानी जाती है। इसके बाद में है नेक्स्ट लूनी बेसिन। देखिए दोस्तों, लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी नदी बेसिन की बात करें हम, तो लूनी बेसिन यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें, सबसे पहले तो यह कितनी है, 330 किलोमीटर लंबी, लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर लंबी। यह नदी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है, अजमेर में अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से, ठीक है, नाग पहाड़ी अजमेर से, ठीक, अरावली पर्वतमाला की जो नाग पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से नाग पहाड़ी से सागरमती के नाम से निकल करके, ठीक है, किससे, सागरमती के नाम से निकलती है, ठीक है, सागरमती के नाम से निकल करके बाद में अजमेर, ठीक है, बाद में यहाँ पर यह क्या है, अजमेर में, अजमेर से नागौर में, नागौर के बाद में पाली, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है, समा जाती है, ठीक है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकल करके यह क्या हो जाती है, अंत में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद
कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, बाड़मेर के बालोतरा से आगे इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। बालोतरा से, बाड़मेर का जो बालोतरा है, बालोतरा से आगे इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसी कारण से इस नदी को लवणमती या लवणवती, ठीक है, लवणवती नदी के रूप में भी जाना जाता है। लवणवती नदी या लवणमती नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसके दक्षिणी भाग क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है, जो कि सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर का प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है, और पाली, इनका प्रदेश ये गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर और पाली का जो ये प्रदेश है, इस नदी का दक्षिणी भाग क्षेत्र वो गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। किस नाम से, गोडवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका लूनी नदी का जो दक्षिणी प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर जिले आते हैं, यह दक्षिणी बहाव क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्तीय जलीय प्रदेश। ठीक है, पूरे सीकर जिले की बात करें, शेखावाटी में पूरे सीकर जिला एवं झुंझुनू व आदा, चूरू, नागौर, ठीक है, इसके क्षेत्र, नागौर के इस क्षेत्र में चूने के भूमिगत जमाव के कारण यहाँ क्या है, अंतर्वर्ती जल मिलता है, जिसके प्रमाण के तौर पर इस क्षेत्र में पक्के कुएं, जोहड़, बावड़ियाँ है। ठीक है, प्रमाण के तौर पर यहाँ पक्के कुएं, जोहड़, बावड़ियाँ पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, जोहड़, बावड़ियाँ यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, लेकिन चूने युक्त इस जल के कारण से यहाँ हड्डियों के विकार से संबंधित फ्लोराइड की समस्या यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, इस नागौर उच्च भूमि में। ठीक है, नागौर में यहाँ पर एक कुबड़ पट्टी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण से वहाँ पर लोगों की कमर क्या होती है, झुक जाती है। इस कारण से वह क्षेत्र कुबड़ पट्टी के रूप में भी जाना जाता है। फ्लोराइड की मात्रा या फ्लोराइड की समस्या यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से हड्डियों में विकार से संबंधित क्या आ जाती है, बीमारियाँ हो जाती है, हड्डियों में विकार आ जाता है। ठीक है, जो कि फ्लोराइड की समस्या के कारण यह बीमारी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट, ये तो हुआ हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको दो भागों में बांटा गया है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, एक तो शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश के 3 उपभाग किए गए हैं, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन और शेखावाटी एवं नागौर का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश। अब यहाँ पर अंतर्वर्ती जलीय प्रदेशों में हम बात करें तो कौन कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जो कि खंडेला है, सीकर जिले में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, कांतली, ये सब खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदियाँ जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो आकर के किसमें, सांभर झील में आकर के गिरती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो नागौर की उच्च भूमि है वो खारे जल के कारण यहाँ पर क्या है, लवणीय जल के कारण से यहाँ पर अनेक खारी झीलें भी पाई जाती है, जैसे कि सांभर झील नागौर और जयपुर की सीमा पर। उसके बाद में है नावा, कुचामन, डेगाना, ये सभी झीलें यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट मध्यवर्ती या अरावली पर्वतमाला। ठीक है, मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, देखिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से वैसे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसे भी 3 उपभागों में बांटा गया है,
मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला को या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।